लेकिन तब दाओशी आगे आया और नाविक से पूछा कि क्या उसे मदद चाहिए। नाविक ने पूछा कि दाओशी कौन है और दाओशी ने बस जवाब दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन है, जो मायने रखता है वह यह है कि वह असल में क्या कर सकता है। भिक्षु नाव से कूद गया और सीधा डाकुओं के जहाज पर उतरा। डाकू पहले थोड़े हैरान थे, लेकिन फिर वह हमला करने के लिए दौड़ पड़े। हियोल ने उन सबका अकेले सामना किया, जिससे नाविक और उसके साथी हैरान रह गए। यह कुछ ऐसा नहीं था जो दाओशी ने पहले न देखा हो। उसने नाविक से कहा कि इस मामले को सुलझाने के लिए 500 यांग्स लगेंगे। हियोल ने अपनी पहली चाल चलने के बाद बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं किया। उसने किक की बरसात कर दी, डाकुओं को ऐसे गिरा दिया जैसे वह कुछ भी न हो, और उसने आखिरी डाकू को, जो अभी भी तड़प रहा था, एक तेज वार से खत्म कर दिया। जैसे ही सब कुछ खत्म हुआ, वह अपनी नाव पर वापस कूद गया जैसे कि यह एक आम दिन हो। दाओशी ने हियोल को उसके काम के लिए शाबाशी दी और हियोल हिचक गया और हियोल ने अगली बार रंजू को यह काम संभालने का सुझाव दिया। दाओशी बस हंस दिया और कहा कि वह कलुष होगा अगर वह उससे पूछने पर पागल न हो जाए। उन्होंने उसे ढूंढा और वह अभी भी वोल का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी। रंजू ने वोल से मिन्नत की कि वह चंगडू में रुके, लेकिन उसने जोर दिया कि वह अकेला ज्यादा बेहतर महसूस करता है। उसे उसकी शांत शख्सियत बहुत पसंद आई। जैसे ही दाओशी और हुएल को उनकी तनख्वाह मिली, उन्हें यकीन नहीं हुआ कि रंजू अभी भी लगी हुई है। दाओशी को लगा कि वोल एक आम इंसान नहीं है। कोई और इस तरह की स्थिति में घबरा जाता। उसे लगा कि सिर्फ वही इंसान जिसने बहुत सारी मुश्किलें देखी हों, उसकी आंखों में ऐसी चमक हो सकती है। रंजू ने आखिरी कोशिश की और वोल को अपनी मासूम आंखों से देखा। वोल पूरी तरह से उलझन में था और रंजू को यकीन नहीं हुआ कि वह सच में मना कर रहा है। उसने उससे कहा कि उसे जहरीली गुलाब पसंद नहीं है, चाहे वह कितने भी खूबसूरत क्यों न दिखें। उसके आंसू जल्दी सूख गए क्योंकि वह खुश थी कि वोल उसे खूबसूरत समझता है। बस यही बात उसे खुश कर देती है। इसी बीच वोल इन लोगों को ऐसे भटकने वाले लोगों के रूप में देखता है जो पैसे के लिए अपनी ताकत बेचते हैं। उन्होंने बस इतनी ताकत दिखाई कि चेंगडू में उनकी स्किल्स के बारे में अफवाहें फैलने लगी। वह सोचने लगा कि क्या इसका मतलब ये है कि कोई बड़ा झगड़ा होने वाला है जिसमें इन भटकने वालों की जरूरत पड़ेगी। उसे नहीं लगता कि आयमी सेक्ट और चिंगचैंग सेक्ट चेंगडू में किसी भी तरह की लड़ाई होने देंगे, लेकिन फिर वह सोचता है क्या होगा अगर उनके लिए चीजें ठीक नहीं चल रही हों। उसे चिंगचांग सेक्ट और आयमी सेक्ट के साथ अपने आखिरी पल याद आते हैं। वोल चाहता है कि वह अपनी गलतियों की कीमत चुकाएं, जैसे उसे चुकानी पड़ी थी। उन्होंने आखिरकार नाव को किनारे लगाया और चेंगडू जाने के लिए तैयार थे। दाओशी ने कहा कि उन्हें सुबह तक वहां पहुंचना है और वोल से उसकी योजना पूछा। वोल ने जवाब दिया कि वह रात भर यहीं रुकने का प्लान बना रहा है। रंजू उदास लग रही थी और उसने पूछा कि क्या वह सच में उनके साथ नहीं जा सकता। वोल ने उससे कहा कि उसे कुछ काम है जो उसे अकेला ही सुलझाना है। उसने उसे थोड़ी उम्मीद देने की कोशिश की और कहा कि वह चेंगडू पहुंचकर उससे संपर्क करेगा। रंजू ने उससे वादा करवाया और उसने किया। वोल निकल पड़ता है और शहर में चला जाता है जहां वह एक लॉज में घुसता है। जैसे ही वह अंदर चला, उसने कुछ लोगों को घूरते हुए देखा। एक कर्मचारी ने पूछा कि क्या वह खाना ढूंढ रहा है या रहने की जगह, और वोल ने कहा कि उसे दोनों चाहिए, लेकिन वह पहले खाना चाहेगा। वह उसका खाना ले आए, लेकिन कमरे के दूसरी तरफ से कुछ लड़के उसके कपड़ों के बारे में बातें करने लगे। जैसे ही वोल खाना शुरू करने वाला था, एक लड़के ने उसे रोका। यह लड़का जांग अपना परिचय 9 ट्रेजर्स एस्कॉर्ट कॉर्प्स के मुख्य एस्कॉर्ट के रूप में देता है। उसने वोल से पूछा कि अगर वह एक लड़का है तो उसने औरतों के कपड़े क्यों पहने हैं। जांग ने दावा किया कि उसने अपने दोस्तों के साथ यह पता लगाने के लिए शर्त लगाई थी। वोल ने आमतौर पर जवाब दिया कि जांग ने अभी अभी अपने पैसे हार दिए हैं। जांग पीछे नहीं हटा और कहा कि वह अभी भी नहीं बता सकता कि क्या वोल सच बोल रहा है। फिर उसके दोस्तों ने उसे वोल को नंगा करने की चुनौती दी ताकि वह पक्का जान सके। जैसे ही जांग दबाव में आकर ललचा गया, वोल ने एक चॉपस्टिक सीधी जांग की आंख में मार दी। जांग के साथी घबरा गए जब उन्होंने उसे रोते हुए देखा। पता चला कि उसे बस एक गलत मजाक और दोस्तों के दबाव की वजह से आंख में चोट लगी थी। वोल ने खुद को रोका नहीं और सोचा कि जब वह अब देख ही नहीं सकता तो बेहतर होगा कि दूसरी आंख भी निकाल दी जाए। जांग रहम की भीख मांग रहा था, लेकिन वोल पहले ही एक और चॉपस्टिक अंदर डाल रहा है। जांग चीखा, सब कुछ बोलते हुए। जांग के दोस्त आखिरकार उसकी मदद करने आए, लेकिन वोल ने बहुत सारी चॉपस्टिक्स पकड़ ली। उसने उन्हें फेंका और पल भर में उन गुंडों को हरा दिया, उन्हें अंधा कर दिया। उसने उनसे कहा कि उन्हें अपनी किए की जिम्मेदारी लेनी होगी। बाद में चेंगडू गांव में रंजू और उसकी टीम घूम रही है। उन्होंने देखा कि सड़कों पर बहुत सारे लोग हथियार लिए हुए हैं। रंजू को लगा कि यह उनके लिए एकदम सही मौका है। हुयोल ने कहा कि यह एक इंसान की बदकिस्मती और दूसरे की खुशकिस्मती है। इसे एक असली दुख भरी घटना बताया। रंजू गुस्से में उससे शांत रहने को कहती है। जब हयोल पूछता है क्यों, तो रंजू पूछती है कि उनमें से पैसे का सबसे ज्यादा शौकीन कौन है। बिना देर किए सब दाओशी की तरफ इशारा करते हैं, जो उन्हें चुप रहने को कहता है। ग्रुप आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच गया और रंजू अपने कैप्टन मुरयांग को देखकर बहुत खुश थी। उसने अपनी वाइस कैप्टन के रूप में उसे सिर हिलाया और बताया कि वह बिल्कुल सही समय पर पहुंची है। हायोलिन दाओशी ने भी नमस्ते किया, बताते हुए कि उन्हें मिले हुए कितना समय हो गया है, और उसने गर्मी से उनका अभिनंदन किया। वह चारों एक टेबल के आसपास बैठे थे और दाओशी ने बताया कि उसे कुछ पैसे चाहिए, खासकर एक लंबे ब्रेक के बाद। मोरियांग ने कहा कि यह पूरी सभा उसी काम के लिए थी।
डाओशी थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछता है कि क्या वह सच में इसमें शामिल होने का प्लान बना रहे हैं। मूर्योंग ने अपनी आईब्राउ उठाई, सोच रहा था कि क्या यह उसके लिए बहुत ज्यादा है, कहते हुए कि अगर वह चाहे तो जा सकता है। डाओशी हंसकर बात टाल देता है और सबको यकीन दिलाता है कि उसका मतलब कभी यह नहीं था कि वह जाना चाहता है। रंजू ने चिंगचंग सेक्ट और आईमी सेक्ट का जिक्र किया, सोच रही थी कि क्या उनके बीच कोई रिश्ता है। डाओशी बीच में आया, बताते हुए कि सबको उन दोनों सेक्ट्स के बीच चल रही लड़ाई के बारे में पता है जो अब 7 साल से चल रही है। मोरयांग ने कहा कि कोई नहीं जानता कि यह सब क्यों शुरू हुआ, लेकिन समय के साथ चीजें जरूर बढ़ गई हैं। लड़ाइयां मार्शल आर्टिस्ट के झगड़ों से लेकर बड़े युद्धों तक पहुंच गई हैं, जिससे जियांगहू और सिचुआन में सब लोग बांट गए हैं। मोरयांग को लगता है कि सेक्ट्स के बीच एक बड़ा टकराव बस आने ही वाला है, लेकिन रंजू उत्सुक थी कि वह आखिर लड़ क्यों रहे हैं। मोरयांग ने बात टाल दी और कहा कि वजह मायने नहीं रखती, उसके लिए जरूरी यह है कि यह गड़बड़ उसे आखिरकार अपने सपने को सच करने का मौका दे सकती है। बाद में हम वोल को लॉज से बाहर निकलते हुए देखते हैं। मालिक को वोल की पहले की हरकतें याद आती हैं और वह घबराने लगता है। उम्मीद करता है कि वोल बिना किसी परेशानी के चला जाएगा। वोल मालिक के पास जाता है और पूछता है कि सिचुआन में क्या चल रहा है, इसके बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है। मालिक थोड़ा उलझन में पड़ जाता है और पूछता है कि वोल का इंटरनल अफेयर्स से क्या मतलब है। वोल साफ करता है कि वह सेक्ट्स के बीच क्या हो रहा है ये पता लगाना चाहता है। मालिक सुझाव देता है कि वोल वर्कशॉप देखे, खासकर फायर ड्रैगन रूम। यह एक ऐसी जगह है जहां सूरत हाल के कारीगर बहुत पहले इकट्ठे हुए थे। वह सभी स्थानीय फरके के साथ काफी समय से काम कर रहे हैं, इसलिए अगर वोल उनसे कोई हथियार खरीदता है तो वह खुशी खुशी उसके हर सवाल का जवाब देंगे। तो वोल वर्कशॉप की तरफ जाता है। एक लड़का अपने कर्मचारी पर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसने बिना पूछे हथौड़ा इस्तेमाल किया, उसे याद दिलाते हुए कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने कर्मचारी के सर के पिछले हिस्से पर एक किक मारी और उससे कहा कि वह अपने आम काम करे। लड़के ने कर्मचारी पर चिल्लाया कि वह बताए कि वह बस खड़ा क्यों है और उससे पीछे जाकर अपने काम खत्म करने को कहा। उसने साफ कर दिया कि कर्मचारी को तब तक वापस आने की इजाजत नहीं है जब तक उसे बुलाया न जाए। फिर उसने वोल को यह सब देखते हुए देखा। लड़के ने अपना ध्यान वोल की तरफ किया और पूछा कि वह क्या खरीदना चाहता है, लेकिन वोल इस बात पर ज्यादा उत्सुक था कि कर्मचारी ने क्या गलत किया। लड़के ने माना कि कर्मचारी का व्यवहार अच्छा नहीं है, बताते हुए कि एक अफवाह है कि कर्मचारी टैंग क्लैन से है, लेकिन उसने फिर भी बिना पूछे हथौड़ा इस्तेमाल करने की कोशिश की। वोल पूछता है कि क्या टैंग क्लैन के वंशज हथौड़े इस्तेमाल नहीं कर सकते। लड़के ने जवाब में पूछा कि क्या यह वोल का सिचुआन में पहला बार है, और वोल ने कहा कि लगभग ऐसा ही है। फिर लड़के ने बताना शुरू किया कि कैसे टैंग क्लैन बहुत पहले नीचे गिर गया था क्योंकि उन्होंने डीमन कल्ट के साथ हाथ मिला लिया था। उस वजह से उन्हें इतिहास के सबसे शक्तिशाली इंसान के रूप में जाने जाने वाले किसी ने खत्म कर दिया, जिससे क्लैन का तेजी से पतन हो गया। सिचुआन के लोग टैंग क्लैन को अपने समाज के गद्दार के रूप में देखते हैं, इसलिए कोई भी वर्कशॉप उनके साथ अपनी तकनीक शेयर करने को तैयार नहीं है। उन्हें डर है कि इतिहास खुद को दोहरा सकता है। एक लड़के ने कहा कि टैंग क्लैन को अपने पूर्वजों की गलतियों से निपटना होगा, पूछते हुए कि उन्होंने डीमन कल्ट के साथ हाथ मिलाना क्यों चुना, और दावा किया कि उनकी किस्मत बुनियादी तौर पर उनकी अपनी गलती है। लड़के ने वोल से फिर पूछा कि वह क्या खरीदना चाहता है। वोल ने जवाब दिया कि वह एक फ्लाइंग सोर्ड की तलाश में है। आदमी ने उसे अपने पीछे आने को कहा, बोलते हुए कि वर्कशॉप के सभी हथियार पीछे हैं। जैसे ही वह पीछे की तरफ चलते हैं, वोल लड़के से पूछता है कि क्या उसे हाल ही में बहुत सारे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और कहा कि ईमे सेक्ट और चिंगचंग सेक्ट के एक दूसरे पर हमला करने के बाद से उनके ऑर्डर्स बहुत बढ़ गए हैं। उसने बताया कि भले ही सिचुआन में चीजें बिगड़ रही हैं, उनका बिजनेस असल में बहुत अच्छा चल रहा है। उसने आगे बताया कि उनकी दुकान के सभी कारीगर अलग अलग सेक्ट्स के लिए हथियार बनाने में व्यस्त हैं, जबकि लड़का बातें करता रहता है। वोल पास में टैंग क्लैन के एक वंशज को पीटते हुए देखता है। जो लड़के सोचू को पीट रहे थे, उन्हें लगता है कि टैंग क्लैन इसलिए टूट गया क्योंकि उन्होंने नियम नहीं माने। उन्हें लगता है कि वह सोचू को उसकी जगह दिखा रहे हैं। जब उसे मार पड़ रही थी, उसने पास में जमीन पर एक खंजर पड़ा देखा। वोल ग्रुप के पास जाता है और कहता है कि लोग जानवरों से भी बदतर हो सकते हैं जब वह खुद को बुरा बर्ताव करने देते हैं। उसने कहा कि अत्याचार सहना आपको एक बेकार कुत्ते की तरह जीने पर मजबूर करता है। फिर वोल सोचू की तरफ मुड़ा और उससे पूछा कि वह अपनी जिंदगी कैसे जीने का प्लान बना रहा है। लड़के जानना चाहते हैं कि वोल कौन है और उसे जाने को कहते हैं, बोलते हुए कि यह फायर ड्रैगन रूम के बारे में है। वोल उन्हें नजरअंदाज करता है और सोचू से अपना सवाल फिर से पूछता है। लड़के गुस्से में आ रहे थे और वोल पर उन्हें नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाने लगे। जब वह लोग ध्यान भटका रहे थे, सोचू अचानक उछल पड़ा और उनमें से एक की गर्दन पर काट लिया, उसे नीचे गिरा दिया। लड़का उलझन में था और पूछता है कि सोचू क्या कर रहा है, लेकिन सोचू बस एक खंजर पकड़ता है और उसे उसकी आंख के ठीक ऊपर रखता है। बाकी लोग पूरी तरह से हैरान रह गए और सोचू को जानवर कहने लगे। वह खड़ा हुआ और बताया कि उन्होंने उसे कभी इंसान की तरह नहीं समझा, हमेशा उसे बस एक जानवर ही देखा। उसने उन्हें चेतावनी दी कि वह बिना वजह मार खाते खाते थक गया है और धमकी दी कि अगले इंसान का गला काट देगा जो उससे पंगा लेगा। जैसे ही लड़के चले गए, सोचू थकान से लगभग गिरने ही वाला था, लेकिन वोल बीच में आया और उसे पकड़ लिया। बाद में वोल सोचू को घर तक छोड़ता है और उसके घर के आसपास एक नजर डालता है, कहते हुए कि यह बहुत अच्छा लगता है।
सोचू तारीफ से हैरान होकर सोचता है कि क्या वोल बस उसके साथ मजाक कर रहा है। वोल उसे यकीन दिलाता है कि उसका घर एक महल जैसा है, जबकि उसका अपना घर सांपों से भरी गुफा जैसा है। सोचू को लगता है कि वोल बस उसका हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वोल कहता है कि उसे जाना होगा क्योंकि उसके कुछ प्लान्स हैं। सोचू जानना चाहता है कि वह कहाँ जा रहा है, लेकिन वोल सवाल से बच निकलता है और सोचता है कि सोचू को अचानक दूसरों के काम से इतनी परवाह क्यों हो रही है। सोचू हंस पड़ता है और जवाब देता है कि वोल भी यही बात पूछता। वोल सिर हिलाता है और बताता है कि कुछ लोग उसके बहुत कर्जदार हैं क्योंकि उन्होंने उसे इस्तेमाल किया, छोड़ दिया और उसका पीछा किया। उत्सुक होकर सोचू पूछता है कि यह लोग कौन हैं और क्या वोल सच में बदला लेने के बारे में सोच रहा है। वोल ने नाम बताए जैसे चिंगचेंग सेक्ट, आइमे सेक्ट और कुछ और जो उनका साथ दे रहे थे। सोचू को यकीन नहीं हुआ और उसने कहा कि यह पागलपन है। सवाल किया कि क्या वोल सच में अकेले पूरे सिचुआन के खिलाफ जाने का प्लान बना रहा है। वोल बस कंधे उचकाता है और मानता है कि वह थोड़ा पागल हो सकता है। वोल सोचू से वह फ्लाइंग डैगर मांगता है जो उसने उसे उधार दी थी, कहते हुए कि उसे वह वापस चाहिए। सोचू मजाक करता है, डैगर को बेकार कचरा कहता है, लेकिन वोल उसकी तरफदारी करता है, कहता है कि उसने इस पर पूरा एक टाइल सिल्वर खर्च किया था। सोचू फिर एक और हथियार निकालता है जो उसने अपने बेड के नीचे छुपा रखा था और उसे वोल की तरफ फेंकता है, कहता है कि वह इसको इस्तेमाल करे। वोल इस हथियार की तेजी, बैलेंस और मजबूती से बहुत इम्प्रेस होता है। वह सोचू से पूछता है कि क्या इसे बनाना मुश्किल था। सोचू कहता है कि इसे बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे इसे छुपा कर रखना पड़ा क्योंकि उसके पास टाइम कम था। वोल सोचता है कि क्या सोचू सच में इसे देने के लिए राजी है और सोचू उसे यकीन दिलाता है कि सब ठीक है और कहता है कि वह अभी भी चिंगचेंग सेक्ट और आइमी सेक्ट से नाराज है क्योंकि उन्होंने टांग क्लैन के लिए सब कुछ खराब कर दिया था। सोचू बताता है कि वोल ही पहला शख्स था जिसने उसे कहा था कि वह गलत बर्ताव बर्दाश्त न करे, जिसकी वजह से यह पल और भी खास हो जाता है। वोल उसका शुक्रिया अदा करता है और हथियार के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वह इसे बहुत जल्दी सीख जाता है। सोचू हैरत से देखता है, उसे यकीन हो जाता है कि उड़ने वाले ब्लेड का अपना ही दिमाग है। वोल इस हथियार को फैंटम डैगर नाम देने का फैसला करता है। जाते वक्त वोल सोचू को अपना तारुफ कराता है। सोचू उसे सिचुआन में अच्छी किस्मत की दुआएं देता है। चेंगडू में लेडी वू की एक मीटिंग चल रही है। वह सबका शुक्रिया अदा करती है कि उसके बुलाने पर सब आए। वहाँ मौजूद लोग उसे यकीन दिलाते हैं कि वह 100 फॉलोअर रूम का साथ दे रहे हैं, भले ही चिंगचेंग सेक्ट का दबाव हो। लेडी वू उनकी मेहनत देखती है और समझ जाती है कि चिंगचेंग सेक्ट चेंगडू में ज्यादा ताकतवर नहीं है, जिससे उसे थोड़ा बेहतर महसूस होता है। लेकिन वह चुपके से सभी मर्दों को बदतमीज बर्बर समझती है। उसे आइमी सेक्ट से आए एक बुलावा की याद आती है जो चिंगकिंग सेक्ट की अजीब हरकतों की वजह से था। वह मीटिंग में सबको बताती है कि वह अगले मीटिंग में नहीं आएगी। लड़के ईमे सेक्ट में शामिल होने के लिए बहुत उत्सुक हैं, यहाँ तक कि वह कहते हैं कि वह उसके लिए पहाड़ पर भी चढ़ जाएंगे। लेडी वू बहुत खुश होती है, सोचती है कि वह सब उसकी खूबसूरती पर फिदा है। वह सपने देखना शुरू कर देती है कि कैसे वह उनकी मदद से एमी सेक्ट का चार्ज ले सकती है और सिचुआन को चला सकती है। जैसे ही मीटिंग खत्म होती है, लेडी वू भीड़ में एक नए शख्स को देखती है। वोल की चमकती आंखें और गोरी चमड़ी उसे थोड़ा डरा देती है। वह उसके पास जाती है, अपना तारुफ कराती है और उसका नाम पूछती है। वह उसे बताता है कि वह वोल है, लेकिन उसके ठंडे जवाब से लेडी वू को गुस्सा आता है। वह सोचती है कि क्या वह कोई मार्शल आर्टिस्ट है, और वोल बस कंधे उचकाकर कहता है कि वह जो चाहे मान ले। वह थोड़ा जोर देती है, लेकिन वह उसे बीच में ही रोक देता है। पूछता है कि वह उस जैसे आम आदमी के बारे में इतनी क्यूरियस क्यों है। वह वोल की बातों से ज्यादा परेशान नहीं था। लेडी वू के आदमी चाहते थे कि वह माफी मांगे। वोल उनकी वफादारी पर सवाल उठाता है, सोचता है कि क्या वह सच में अपने दुश्मनों को पहचानने से पहले ही अकड़ दिखाने की कोशिश करते हैं। वह आदमी बेइज्जती महसूस करता है और सीधा वोल की तरफ बढ़ता है, अपनी तलवार उसके सर पर घुमाता है, लेकिन वोल उसे ऐसे बचाता है जैसे कुछ हुआ ही न हो। गुस्से और शर्मिंदगी से भरकर वह आदमी फिर कोशिश करता है, थंडरस्टॉर्म सोर्ड टेक्निक निकालता है। भीड़ चिंता करने लगती है क्योंकि उनका बॉस वोल पर एक बहुत खतरनाक मूव इस्तेमाल करने वाला है। वह आदमी अपनी तलवार निकालता है और उसे वोल के सर पर निशाना बनाता है, लेकिन वोल बस ऐसे ही एक तरफ हो जाता है जैसे कोई बड़ी बात न हो। अब गुस्से में वह आदमी पूरी ताकत से पागलों की तरह तलवार चलाता है, लेकिन वोल इतनी आसानी से घूमता है जैसे वह डांस कर रहा हो। हर वार से बच जाता है बिना पसीना बहाए। वह उस आदमी के पास से निकलकर लेडी वू के बिल्कुल बगल में आ जाता है। तब वह आदमी अपना आपा खो देता है और आखिरी बार बेचैनी से वार करता है। वोल पलटकर उसकी आंखों में देखता है और कहता है कि उसका सबसे अच्छा मूव अभी भी कचरा है। फिर वह उस आदमी को पकड़ता है, उसे पंख की तरह उठाता है और जमीन पर पटक देता है। लेडी वू बीच में आती है, वोल से कहती है कि वह अपना गुस्सा छोड़ दे और कहती है कि वह आदमी बस उसकी चिंता में ऐसा कर रहा था। वोल इशारा करता है कि सबको अपने किए की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लेडी वू सर हिलाती है और कहती है कि वह उस आदमी की जिम्मेदारी लेगी। वोल देखता है कि वह थोड़ा अपने फायदे के लिए खेल रही है और मुस्कुराए बिना नहीं रह पाता। फिर हम देखते हैं हमारे आदमी और लेडी वू अगले सुबह बेड पर उठते हैं। लेडी वू वोल से एक छोटा सा काम करने को कहती है। उसे यकीन है कि यह उसके लिए बहुत आसान होगा क्योंकि उसने पहले अपनी स्किल्स दिखाई थी। वह उसे बताती है कि वह क्या चाहती है। वह चाहती है कि वोल नाम होसान को खत्म कर दे। थंडर क्लैन का अगला उत्तराधिकारी बताता है कि ज्यादा देर नहीं हुई, उनके नेता टाए जांग हो ने उसकी और नाम होसान की शादी का सुझाव दिया था।
उन्होंने 100 फॉलोअर रूम और IMEI सेक्ट पर बहुत दबाव डाला था, यह कहकर कि अगर यह प्रस्ताव नहीं माना गया तो वह चिंगचैंग सेक्ट का साथ देंगे, जिसकी वजह से दोनों ग्रुप्स के लिए मुश्किल हो गई थी। वोल समझता है कि क्योंकि उसका 100 फ्लावर्स रूम से कोई कनेक्शन नहीं है, लेडी वू सोचती है कि अगर वह कुछ गड़बड़ करता है तो वह बस दिखावा कर सकती है कि वह उसे नहीं जानती। वह वोल से कहती है कि अगर वह उसके लिए नाम होसान को खत्म कर देता है तो वह अपनी मौसी से उसके लिए अच्छी बात करेगी और यकीन दिलाएगी कि उसे अच्छा इनाम मिले। वोल अपनी मौसी के बैकग्राउंड के बारे में क्यूरियस होता है। लेडी वू उसे बताती है कि वह एमे सेक्ट लीडर की सबसे अच्छी शिष्याओं में से एक है और पेविलियन मास्टर जंग हुआ भी है। ये बात वोल को अपने ही अमेजिंग असैसिन दोस्त की याद दिलाती है और वह उसे देखकर मुस्कुराता है। माउंट अम्मी पर रंजू और उसकी एक साथी पहुंचते हैं। पहाड़ से नजारा बहुत खूबसूरत है, लेकिन रंजू सोचती है कि यह सब बेकार होगा अगर वह आने वाली जंग में चिंगचैंग सेक्ट से हार जाते हैं। रंजू और उसकी साथी आईमे सेक्ट में एक मीटिंग के लिए आए हैं, जिसमें जोंगवा, यांग और अबिस ऑफ 9 कैलेमिटीज शामिल हैं। बुजुर्ग मास्टर सीधे मुद्दे पर आते हैं, कहते हैं कि कुछ आवारा लोग बिना वजह खून नहीं बहाएंगे। रंजू बीच में बोलती है, सहमत होती है कि वह कोई नुकसान नहीं उठा सकते और बताती है कि ग्रुप पूरे 5 लाख गोल्ड यंग्स मांग रहा है। एमी सेक्ट के शिष्य गुस्से में हैं, कहते हैं कि इतना पैसा देना बेकार है। बुजुर्ग मास्टर बीच में आते हैं और सब अपना सर झुका लेते हैं और चुप हो जाते हैं। बुजुर्ग मास्टर सोच रहे हैं कि क्या रंजू सच में सोचती है कि उसकी ऑफर को सीरियसली लिया जाएगा। वह इशारा करते हैं कि उतने ही पैसे में वह बहुत सारे दूसरे ग्रुप्स को हायर कर सकती है। रंजू जवाब देती है कि उन ग्रुप्स में से कोई भी ब्लड क्लाउड कोर जितना मजबूत नहीं होगा। बुजुर्ग मास्टर उसे जोर देते हैं, पूछते हैं कि क्या होगा अगर वह फिर भी मना कर देते हैं। रंजू बताती है कि उनकी टीम का कोई शख्स शायद पहले ही माउंट चिंगचैंग पहुंच चुका है। बुजुर्ग मास्टर रंजू पर गुस्सा करते हैं, उस पर दोनों तरफ खेलने का इल्जाम लगाते हैं, जिसकी वजह से वह और उसकी साथी गुस्से की गर्मी से खून उगल देते हैं। मास्टर सच और असली ऑफर जानना चाहते हैं। रंजू आखिर में सच बताती है, कहती है कि वह बस आवारा लोग हैं जो अपनी ताकत उसको बेचते हैं जिसके पास पैसा हो। वह इशारा करती है कि उनका मास्टर उसके साथ जाएगा, जो एक और यांग भी ज्यादा देगा। बुजुर्ग मास्टर सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि चिंगचैंग सेक्ट पहले ही अच्छी जगह पर है और आवारा लोगों को लाने से उनका पलड़ा सच में भारी हो सकता है। वह उन्हें जाने देने का ख्याल करती है, लेकिन ऐसा न करने का फैसला करती है। जानती है कि अगर चीजें बिगड़ती हैं तो उसे जितनी मदद मिल सके उतनी चाहिए होगी। तो वह जोंगहुआ से कहती है कि वह आवारा लोगों से बात करे और कुछ हल निकाले। 2 आदमी थंडर क्लैन के साथ अपने बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं और वह दोनों थंडर क्लैन से डील करने में कितनी मुश्किल होती है उससे बहुत तंग आ चुके हैं। एक आदमी गुस्सा निकाल रहा है कि हर बार जब उन्हें बातचीत करनी पड़ती है तो वह कितना थका हुआ महसूस करता है। सोचता है कि क्लैन और कितना मांग सकता है, खासकर जब उनके पास इतना अनाज जमा है। वह क्लैन को कंजूस कह रहे हैं, भले ही उनके पास बहुत पैसा है। वोल दूर से देखता है, ब्लैक क्लाउड कोर के वापस आने का इंतजार कर रहा है। मो यांग सोच रहा है कि एमी सेक्ट और चिंकिंग सेक्ट के बीच न्यूट्रल रहना कितना थका देने वाला है और वह सब कुछ ठीक होने के बाद रिटायर होने का सोच रहा है। दाओशी वापस आता है, कहता है कि वह रुक गया था क्योंकि उसे कोई जाना पहचाना शख्स मिल गया था। वह मोरियंग को उस आदमी वोल की याद दिलाता है जिससे वह सफर के दौरान इत्तेफाक से मिले थे। मोरियंग सर हिलाता है और मानता है कि उसे इस बारे में थोड़ा बेचैनी महसूस हो रही है। उसे शक है कि यह उनके 2 सेक्ट्स के बीच की बिगड़ी हुई हालत से जुड़ा हो सकता है। दाओशी का मानना है कि मोरियंग की चिंता को सीरियसली लेना चाहिए, तो वह कुछ फ्री मेंबर्स को वोल का पीछा करने के लिए भेजने का सुझाव देता है। मोरियंग सोचता है कि यह एक स्मार्ट मूव है और मान जाता है। उसी वक्त जोंगहुआ और ईमी सेक्ट के लोग आ जाते हैं। मोरियंग उनका गर्मी से स्वागत करता है। उनकी विजिट को इस बात की निशानी समझता है कि ईमी सेक्ट बातचीत करने के लिए तैयार है। जोंगहुआ मोरियंग को चेतावनी देती है कि वह उसके सेक्ट पर कोई चाल चलने की कोशिश न करे, वरना गंभीर नतीजे होंगे, भले ही इसका मतलब चिंगचैंग सेक्ट के खिलाफ उनकी लड़ाई में देरी हो। मोरियंग मुस्कुराता है और उन्हें अंदर आने को कहता है। बातचीत शुरू करता है। जोंगहुआ मो यांग की ग्रेट वॉल के बाहर ट्रेडिंग राइट्स की मांग को बेकार समझती है। कहती है कि आवारा लोगों को बस पैसा कमाने पर फोकस करना चाहिए। वह उसे बहुत ज्यादा एम्बिशियस कहती है, लेकिन वह जोर देता है कि उसके मकसद पूरे हो सकते हैं अगर IMEI सेक्ट सिचुआन पर कब्जा कर ले। गुस्से में जोंगहुआ अपना आपा खो देती है और अपने हाथ टेबल पर पटकती है। समझ जाती है कि इस डील में मोरियंग का पलड़ा भारी है। मोरियन मुस्कुराता है और उन्हें अंदर आने को कहता है। बातचीत शुरू करता है। मोरुयंग थोड़ा पीछे हट रहा है और कह रहा है कि वह ट्रेडिंग राइट्स 5 लाख गोल्ड यंग्स और टूटी हुई टेबल के लिए मुआवजे की अपनी मांग छोड़ देगा। इसके बजाय वह वेस्टर्न प्लेटो के पास बसने में मदद मांग रहा है। जोंगहुआ सोचती है कि क्या यह मोरियंग का शुरू से ही प्लान था। मोरियंग सर हिलाता है और बताता है कि क्योंकि वह आवारा लोग हैं, कोई सेक्ट उन्हें अपने पास नहीं चाहती। जोंगहुआ मानती है कि उसके सेक्ट को भी ऐसा ही लगता है। मोरियंग इशारा करता है कि वेस्टर्न प्लेटो इतना दूर है कि किसी भी परेशानी से बचा जा सके और पूछता है कि क्या वह इसके लिए तैयार है। जोंगहुआ सोचती है और देखती है कि जबकि आवारा लोग थोड़े टाइम के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, उसे डर है कि लंबे टाइम में वह ज्यादा परेशानी का सबब बन सकते हैं। वह उन्हें डिस्पोजेबल मदद के रूप में इस्तेमाल करने का प्लान बनाती है। सोचती है कि अगर वह बचने वालों को दूर एक बस्ती में बसा देते हैं तो भविष्य की परेशानियां कम से कम रहेंगी।
आखिर में जोंगवा इस आइडिया के साथ जाने का फैसला करती है। एमोरियंग बातचीत के नतीजे से बहुत खुश है, समझ रहा है कि उसे चिंगचंग सेक्ट के साथ इतनी अच्छी शर्तें नहीं मिलती। वह एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने की पेशकश करता है, लेकिन जुंगहुआ कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि आईएमई सेक्ट अपने वादे पर कायम रहेगी। फिर वह पूछता है कि क्या वह तुरंत वापस जाने का प्लान कर रहे हैं या रात रुकना चाहते हैं। उन्हें रुकने की जगह पेश करता है। जोंगवा 100 फॉलोअर रूम में रुकने का फैसला करती है, जहां उसकी भतीजी रैन जिंजू अचानक कुछ जरूरी खबर के साथ अंदर आती है, जिससे मोरियंग बहुत गुस्से में आ जाता है और वह जानना चाहती है कि क्या हो रहा है। रंजू बताती है कि थंडर क्लैन के नेता को मार दिया गया है। मोरुयंग पूछता है कि क्या उन्होंने कातिल को पकड़ा और रंजू कहती है कि ऐसा नहीं लगता। वह बताती है कि थंडर क्लैन सोचता है कि चिंगचिंग सेक्ट इसके पीछे हो सकता है। टेई, थंडर क्लैन का नेता, अचानक चिंगचिंग सेक्ट में आ जाता है। अपने साथ कुछ हथियारबंद अनुयायी भी लाता है। सेक्ट के शिष्य इस अचानक विजिट से पूरी तरह हैरान है। टेक लीडर टे से मिलता है और उससे पूछता है कि क्या हो रहा है। टे फिर अपने शिष्य के शरीर वाला एक ताबूत दिखाता है, जिसकी वजह से एसईसी लीडर अपनी शोक व्यक्त करता है और पूछता है कि क्या टे को शक है कि उनका इसमें कोई हाथ है। टे बहुत गुस्से में आ जाता है और सी की लीडर से पूछता है कि क्या उसे सच में समझ नहीं आ रहा। सेक्ट लीडर, हमेशा की तरह ईमानदार, कहता है कि उसे सच में नहीं पता और टे से कहता है कि वह उसे समझाए, तो टाए उसके बजाय उसे दिखाने का फैसला करता है। वह ताबूत खोलता है जिसमें नाम होसान, थंडर क्लैन का नेता, होता है। वह लड़के पर लगे जख्मों को इशारा करते हैं, जो साफ तौर पर चिंगचिंग सेक्स की 72 तलवार की लहरों से बने थे। सीसी लीडर को पसीना आने लगता है जब उसे एहसास होता है कि जख्म सच में उस टेक्निक से मिलते हैं जिसके बारे में वह बात कर रहे थे। उसे अचानक मुश्किल में डाल दिया जाता है। अब जब उसने शरीर देख लिया है तो बहाने बनाना बंद करने की मांग की जाती है। उसे साफ है कि उसका शिष्य चिंगचंग सेक्ट के सोड मूव्स की वजह से मरा है। सब सहमत हैं कि यह सिर्फ यही मतलब निकलता है कि चिंगचंग सेक्ट इसके पीछे है। उसे शक है कि उन्होंने पता लगा लिया था कि थंडर क्लैन 100 फ्लावर रूम में शादी करके ईएमआई सेक्ट का साथ देने का प्लान कर रहा था और उन्होंने पहले वॉर करने का फैसला किया। एसईसी लीडर टे को शांत करने की कोशिश करता है और वादा करता है कि वह जांच करेगा कि क्या हुआ, लेकिन टे नहीं मानता। वह शांत नहीं रह सकता जब उसके एक शिष्य को उनकी टेक्निक से मार दिया गया हो। वह सबूत दिखाता है और सेक्ट लीडर पर दबाव डालता है कि वह तुरंत एक सफाई दे। फिर चिंगचंग वॉरियर बीच में कूदता है, साफ तौर पर नाराज। वह टे से कहता है कि वह बेइज्जती कर रहा है बिना बुलाए आकर और उसके इल्जामों को बेकार कहता है। बिना रुके वॉरियर टे पर थंडरस्टॉर्म पोएम टेक्निक से हमला करता है। पूछता है कि क्या टे सच में सोचता है कि उनका सेक्ट मजाक है ऐसे दावे लाने के लिए। सेक्ट लीडर टॉप वॉरियर से हिंसा इस्तेमाल करने पर बहुत दुखी है। वॉरियर इसे टाल देता है, कहता है कि खतरे को हटाने के बाद चीजें ठीक करने का अभी भी टाइम है। लीडर देखता है कि उसका छोटा भाई बदल गया है। वह बहुत लापरवाह और गुस्से वाला हो गया है। वह पहले ठंडा था लेकिन इतना जंगली कभी नहीं था। जबकि शिष्य उसकी देखभाल करते हैं, टाई चिंगचंग सेक्ट पर जोर देता है कि वह शिकायतों को दबाने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक्ट लीडर को जवाब देना नहीं आता और वह अपने जूनियर भाई से कहता है कि वह ठीक होने के बाद टी से बात करे। वह थंडर क्लैन के वॉरियर्स के रुकने के लिए कुछ जगह भी बनाता है। फिर सेक्ट लीडर अपने शिष्य चेयोंग से कहता है कि वह चेंगडू में क्या हो रहा है उसकी जांच करे, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। चेंगडू में 2 आदमी पूरी हालत के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें से एक सोचता है कि क्या चिंगचंग सेक्ट ने सच में नमहोसान को मार दिया। बताता है कि कभी कभी मार्शल आर्ट्स के सबूत नकली हो सकते हैं। दूसरा आदमी जोर देता है कि टॉप नॉच मार्शल आर्ट्स बहुत साफ निशान छोड़ते हैं और 72 सोड वेव्स कॉपी करने के लिए बहुत ज्यादा यूनिक हैं। दोनों सोचते हैं कि यह संभव है कि चिंगचिंग सेक्ट इसके पीछे है। उन्हें चिंता है कि चेंगडू में जल्दी ही चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। इसी बीच उन्हें नहीं पता कि असलियत में क्या हो रहा है, क्योंकि असली मुजरिम वोल पास के कमरे में है। लेडी वू अंदर आती है और वोल की जांच करना शुरू करती है, यह देखने के लिए कि क्या उसका नाम होसान की मौत से कोई लेना देना है। वॉल दिखावा करता है कि उसे नहीं पता वह क्या बात कर रही है, पूरी तरह अनजान बनता है। लेडी वू हैरान लगती है। उसे यकीन है कि वोल ने कुछ गलत किया है। वोल कातिल को ढूंढने की जरूरत को टाल देता है। कहता है कि मेन बात यह है कि नाम होसान मर चुका है। फिर वोल लेडी वू की ठोड़ी पकड़ता है और किस करने के लिए झुकता है। एक पल के लिए वह साथ देती है, लेकिन फिर पीछे हट जाती है। कहती है कि उसे एक जरूरी मेहमान से मिलना है। वह अपनी मौसी जोंगवा एमी सेक्ट की पहली शिष्या के बारे में बताती है, जो अपनी जूनियर सिस्टर के साथ 100 फ्लावर रूम आई है। क्योंकि जोंगवा बहुत हाई मेंटेनेंस है, लेडी वू को उसकी पर्सनली देखभाल करनी पड़ती है। वॉल लेडी वू से पूछता है कि जोंगवा चेंगडू में क्या कर रही है। वह बताती है कि जोंगवा ब्लड क्लाउड कॉर्प्स को हायर करने की कोशिश कर रही है, एक मजबूत ग्रुप आवारा लोगों का जिसका नेता बहुत स्मार्ट है। वॉल क्यूरियस है कि जोंगवा कितने टाइम तक रुकने का प्लान कर रही है और लेडी वू सोचती है कि उसकी मौसी थोड़े टाइम के लिए 100 फ्लावर रूम में रुकेगी। जबकि वह अपनी मौसी को देखकर खुश है, लेडी वू को अपनी जूनियर सिस्टर का आसपास होना ज्यादा पसंद नहीं है। एक बार लेडी वू चली जाती है। वोल उसकी बातों के बारे में सोचता है और उसे शक होता है कि जांग हुआ की जूनियर सिस्टर यांग ही होगी। उसे याद आता है कि वह कितनी ठंडी और सख्त थी और सोचता है कि क्या वह उसे चेंगडू में फिर मिलेगा। वोल सोचता है कि चिंगचंग सेक्ट शायद नाम होजेओन की मौत के बाद अफरा तफरी में होगा और उसे लगता है कि उसे बस थोड़ा और इंतजार करना होगा अपने प्लान्स को शुरू करने के लिए। एक फ्लैशबैक में वोल को संजू के डैगर से 72 सोड वेव टेक्निक को पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए और नमहोसेन को बेरहमी से खत्म करते हुए देखा जाता है।
इसी बीच चिंकिंग सेक्ट के शिष्य मौके पर पहुंचते हैं यह जांचने के लिए कि क्या हुआ। उन्हें एहसास होता है कि यह टेक्निक जरूर उनके सेक्ट की है। चोंग इस संभावना के बारे में सोचता है कि कोई बाहर वाला जिम्मेदार हो सकता है, लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि कोई बाहर वाला उनकी गुप्त टेक्निक में महारत हासिल कर सकता है। शिष्य सोचने लगते हैं कि क्या किसी ने लीक्ड ट्रांसक्रिप्ट से टेक्निक का पता लगा लिया होगा। कुछ बातचीत के बाद वह अनुमान लगाना बंद करने और इसके बजाय कत्ल ट्रेल का पीछा करने का फैसला करते हैं। चियांग थोड़ी देर के लिए सोचता है कि क्या मुजरिम वह असैसिन हो सकता है जिससे वह 7 साल पहले मिले थे, लेकिन जल्दी ही इसे टाल देता है। उसे यकीन है कि वह शख्स बहुत पहले जा चुका है। जैसे ही वह आराम करने के लिए एक इन की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें ईएमई सेक्ट के मेंबर्स मिलते हैं। हवा में तनाव भर जाता है क्योंकि दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को शक की नजर से देखते हैं। चांग ही कहता है, लेकिन जोंगवा उस पर पहाड़ों को छोड़ने के लिए हंसती है। वह उस पर पलटकर पूछता है कि वह वहां ऊपर क्यों नहीं देखभाल कर रही और उस पर जंग शुरू करने का इल्जाम लगाता है। जोंगवा उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे टाल देता है। एक छोटी लड़की जोंगवा से पीछे हटने को कहती है, लेकिन वह चुंगचोंग क्रू के खिलाफ पीछे नहीं हट रही है। फिर वह बात करती है कि क्या चिंगचेंग सेक्ट ने नाम होसन को मारा है, यह जानते हुए कि उसकी सगाई 100 फ्लावर रूम की सोल से हुई थी। चांग भी उसे कुछ बुरा भला कहता है और कहता है कि ईएमई सेक्ट को बोलना नहीं चाहिए। यांग उनके पुराने वक्त के बारे में सोचती है और सोचती है कि सब कुछ गलत कैसे हो गया। उसे याद आता है कि यह सब उसने ही शुरू किया था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना बढ़ जाएगा। उसकी सोच वोल की तरफ जाती है, वह रहस्यमयी आदमी जो पर्दे के पीछे है, जिसका नाम तक वह नहीं जानती। जैसे ही यांग ने अपना ध्यान लगाया, उसे अपने पास कोई महसूस हुआ, लेकिन उसे कोई दिखा नहीं। अंधेरे में छुपा हुआ वोल यांग की तेज समझ को पहचान लेता है। वह सोचता है कि उसने ही यह झगड़ा शुरू किया था और जो गड़बड़ शुरू हो रही है उससे वह काफी खुश है। उस रात बाद में चेंगडू में तारों भरी रात के नीचे रंजू वोल को ढूंढती है क्योंकि वह वहाँ नहीं था। वोल एक डिनर मीटिंग में मोयरंग और डाओशी के साथ पहुंचता है। मोरियंग अपना परिचय ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स के कैप्टन के रूप में देता है। मोरियंग वोल को बताता है कि उसने उसके बारे में बहुत कुछ सुना है और यह भी कि रंजू उससे कम से कम एक बार मिलने में बहुत दिलचस्पी रखती है। अब जब वह आखिरकार सामने है, मोरियंग देखता है कि वोल कितना ताकतवर है। वह बताता है कि भले ही वोल अपनी तेज एनर्जी को अपने चमकदार कपड़ों और स्टाइल से छुपाता है, लेकिन वह सब कुछ नहीं छुपा सकता क्योंकि उससे अभी भी अजीब तरह की एनर्जी निकल रही है। रंजू को काफी अच्छा लग रहा है कि चीजें कैसे चल रही हैं। मोरियन सीधी बात करता है और वोल को ब्लैक क्लाउड कोर के लिए भर्ती करने की कोशिश करता है। वह बताता है कि बहुत से लोग कोर को बेकार लोगों का झुंड मानते हैं, लेकिन उसका सपना है कि वह इसे एक जानी पहचानी ग्रुप बनाए। ऐसा करने के लिए वह सोचता है कि उन्हें हर उस आदमी को लाना होगा जिसके पास हुनर है। मोरियंग वोल को बताता है कि वह उसे जो कुछ भी चाहिए देने को तैयार है, यहाँ तक कि रांझू का नाम भी लेता है। उसे ये मजेदार लगता है कि रांझू ऐसे दिखाती है जैसे उसे वोल की परवाह नहीं, जबकि वह असल में जानती है कि क्या हो रहा है। डायोची बहुत उत्सुक है कि वोल कैसे रिएक्ट करेगा और उसे कहते हुए सुनता है कि यह ऑफर ज्यादा अच्छा नहीं है। डाइशी इस पर हंसे बिना नहीं रह पाता और बीच में बोलने के लिए माफी मांगता है, फिर उन्हें आगे बढ़ने को कहता है। मोरियोंग वोल की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उसे क्या पसंद नहीं है, कॉर्प्स में शामिल होना या रांझू से डील करना। वोल कंधे उचकाता है और कहता है कि उसे दोनों में से कुछ भी पसंद नहीं और वह ऐसे खाने को हाथ नहीं लगाना चाहता जो खराब होने वाला है। रांझू को यकीन नहीं होता कि उसने उसे ऐसे ही मना कर दिया और वहाँ एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। फिर मोरियन जोर से हंस पड़ता है और कहता है कि वह तो बस मजाक कर रहा था। मोरियन खड़ा होता है और वोल को बताता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं कि रंजू कितनी जरूरी है। वह वोल को उनके कोर से दूर रहने की चेतावनी देता है और समझाता है कि जबकि उसे बातें करना पसंद है, बाकी सब काम करने में यकीन रखते हैं। वॉल जवाब देता है कि अगर मोयरंग कभी सड़क पर चलते हुए उसका सर कलम हो जाए तो वह सोचे कि यह वॉल ने किया है। मोयरंग एक घबराहट भरी मुस्कान देता है, लेकिन वोल जल्दी से कहता है कि यह तो बस मजाक था, भले ही मोरियोंग हंसता नहीं है। बाद में एक चेला चोंग को अपडेट देता है। चोंग पूछता है कि एमी सेक्ट के साथ क्या हो रहा है। चेला बताता है कि वह अभी तक 100 फ्लावर रूम से नहीं निकले हैं, लेकिन उनके कुछ चेले आसपास नजर रख रहे हैं, बस अगर कुछ हो। चोंग कहता है कि उन्हें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसने थंडर क्लैन के लीडर को मारा है, ताकि इसकी असल वजह पता चले और वह अपनी अगली चाल सोच सके। चेला बताता है कि पिछड़े इलाकों के स्थानीय लोगों के पास अक्सर सबसे अच्छी जानकारी होती है, क्योंकि वह पूरे सिचुआन में अच्छे से जुड़े हुए हैं। चोंग उन्हें इसमें शामिल करने को लेकर पक्का नहीं है, लेकिन वह चेले को फैसला लेने देता है और चेला उसे यकीन दिलाता है कि वह मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। रात के आसमान में देखते हुए चोंग कई सेक्ट्स के अचानक शामिल होने पर सोचता है, जिसमें थंडर क्लैन, गोल्डन हेवन क्लैन और 100 फ्लावर रूम शामिल हैं। उसे चिंता है कि अगर कातिल को जल्दी नहीं पकड़ा गया तो क्या मुश्किलें आ सकती हैं। जबकि एक जासूस वोल पर नजर रखता है, उन्हें यकीन है कि वोल अंदर है, लेकिन उसे आसपास महसूस नहीं कर पाते। ये जानते हुए भी कि वोल कितना ताकतवर है, जासूस को यकीन नहीं होता कि उसका बिल्कुल भी कोई निशान नहीं है, एक सरगोशी भी नहीं। जासूस यांग को एक सिग्नल भेजता है, जो ब्लैक क्लाउड कॉर्प्स का वाइस कैप्टन है। निंजा यांग को बताता है कि उनके मुख्य निशाने ने पूरी रात कुछ नहीं किया है। सुबह होने वाली है, वह अब दूर से नजर रखने की जगह पास से नजर रखने को तैयार है। यांग सहमत होते हुए सर हिलाता है और कैप्टन को सतर्क रहने को कहता है। निंजा संदेश देने के लिए निकल जाता है।
यांग अपने काम पर वापस लग जाता है। ये पता लगाने की कोशिश करता है कि माउंट चिंकिंग के नीचे के दरवाजों पर क्या हो रहा है। उसे याद आता है कि कोर वहां अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वह दुश्मन को पहाड़ के नीचे बुलाने के बारे में सोचता है ताकि अपने 200 घोड़ों का फायदा उठा सके। जब वह गहरी सोच में था, उसे अचानक महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है और वह छुरियां छत पर फेंक देता है। जब कुछ नहीं होता, वह उस एहसास को झटक देता है और सोचता है कि यह बस उसकी घबराहट है। 100 फ्लावर रूम में जोंग हुआ यांग को बताती है कि अब मैट एमी वापस जाने का समय हो गया है। यांग वजह जानना चाहता है और जोंगवा जवाब देती है कि उसका काम हो गया है क्योंकि बातचीत अच्छी रही, इसलिए यांग की अब जरूरत नहीं है। लेकिन यांग अभी जाना नहीं चाहता क्योंकि उसे चंगडू में चिंगचंग सेक्ट के साथ होने वाली मुश्किल की चिंता है। जॉनगवा सुझाव देता है कि अगर हालात खराब होते हैं तो वह ब्लैक क्लाउड कोर को सुरक्षा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और यांग को इसके साथ चलने के लिए कहता है। कुछ हिचकिचाहट के बाद यांग आखिरकार सुबह निकलने को मान जाता है। यांग के जाने के बाद लेडी वू